हेलो दोस्तों, आज हम सुनेंगे हॉलीवुड एक्शन फिल्म नोबॉडी की कहानी, जिसके डायरेक्टर इलिया नेशुलर और राइटर डेरेक कोलस्टार्ड हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है पुलिस इन्वेस्टिगेशन रूम में, जहां एक शख्स जख्मी दिख रहा है, मानो कोई जंग लड़के आया हो, पर उसके माथे पे शिकन की बजाय सुकून की लकीरें झलक रही थी। सामने दो इन्वेस्टिगेटर हैं जो उससे सवाल करते हैं, कौन हो तुम? और स्क्रीन पर फिल्म का टाइटल आता है नोबॉडी। फिल्म में हीरो का नाम हच मेंसेल है, जो बीवी बेका और दो बच्चों ब्लेक एंड एबी के साथ एक आम जिंदगी जी रहा होता है। वो अपने ससुर एडी की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में ऑडिटर की जॉब करता है। एक रात हच की नींद खुलती है और उसे पता चलता है कि घर में दो चोर घुस आए हैं। हच का सामना उन चोरों से हो जाता है। चोर हच की घड़ी छीन लेते हैं। इस दौरान हच एक चोर के हाथ पे बना टैटू देख लेता है। इतने में हच का बेटा एक चोर को धर दबोचता है। फिर भी हच न जाने क्यों उन्हें रोकने की कोई कोशिश नहीं करता और उन चोरों को जाने देता है। इस फैसले पर उसका बेटा काफ़ी नाराज़ हो जाता है। इतना सब कुछ हो जाने पर हच खुद को कोसता है कि उसने अपनी फैमिली के साथ ये सब कैसे होने दिया। सुबह हच का पड़ोसी भी उसकी इस अति सुरक्षात्मक रवैये की खिल्ली उड़ाते हुए चला जाता है। हच अपने ऑफिस पहुंचता है। वहाँ उसका साला चार्ली भी उसे सलाह देते हुए प्रोटेक्शन का सलूशन एक हैंडगन देकर निकल जाता है। फिर रात की घटना का जिक्र वो अपने भाई हैरी से रेडियो ट्रांसमीटर के ज़रिए करता है, जो कि दुनिया की नज़रों से अंडरग्राउंड है। हैरी भी सलाह देता है कि जो भी हुआ उसे भूल जाए और कोई भी उल्टा सीधा कदम ना उठाए। हच अब भी अपसेट है और ओल्ड एज होम अपने पिता डेविड से मिलने चला जाता है। उसके पिता देखते ही समझ जाते हैं कि हच बहुत ही अपसेट है और बातों ही बातों में उसको बरसों पहले भुला चुके अपने पुराने हच की याद दिलाते हैं। अपने पिता के साथ कुछ समय बिताने के बाद हच वापस घर पहुंचकर अपनी फैमिली के साथ डिनर टेबल पर आता है। तभी उसकी छोटी बेटी अपनी किटी कैट ब्रेसलेट नहीं मिलने की शिकायत करती है। बेटी की बातों से हच को शक होता है कि बीती रात चोर उसकी बेटी का ब्रेसलेट भी ले उड़े हैं। अब हच का भेजा भूल जाता है और वो सीधा अपने डैड के पास जाता है। उनकी पुरानी FBI बैज, कुछ पैसे और गन लेकर शहर के टैटू शॉप्स में टैटू बनवाने वाले चोर का पता खोजता है। आखिरकार वो एक टैटू शॉप में आता है जहां उसे ठीक वैसा ही टैटू का फोटो दिखता है। वो FBI बैज दिखाकर पूछताछ करने लगता है, पर सामने बैठा बुजुर्ग उसकी ये पुराने बैज वाली ट्रिक को भांप जाता है और टैटू शॉप का मालिक भी चौकन्ना हो जाता है और धमकाते हुए पूछता है कि कौन हो तुम? तो हच बोलता है, मैं एक आम आदमी हूँ और पैसे देकर जानकारी चाहता हूँ, बस। इसी बीच वो बुजुर्ग हच की कलाई पर ताश के पत्तों का टैटू देखते ही अपने आप को स्ट्रॉन्ग रूम में बंद कर लेता है और टैटू शॉप का मालिक भी खतरा भांप कर उसे टैटू बनवाने वाले का पता बता देता है। फिर क्या था, हच सीधा उन चोरों के घर एक बिन बुलाए मेहमान की तरह आ धमकता है। वो दोनों चोर असल में एक कपल होते हैं जो डिनर करने जा रहे हैं, पर इतने में हच गन से उस आदमी पर वार करता है। उनसे अपनी घड़ी लेकर किटी कैट ब्रेसलेट मांगता है, पर वो इस बारे में हच को कुछ बता नहीं पाते। इस पर आग बबूला होकर हच उस आदमी को धुन देता है और फिर से पूछता है कि कहाँ है किटी कैट ब्रेसलेट। इतने में बाजू के रूम से बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। हच ठिठक कर अगले रूम में देखता है कि एक छोटा सा बच्चा बीमार और लाइफ सपोर्ट पर है। एक बार फिर खुद को कोसते हुए हच वहाँ से निकल जाता है। अगले सीन में वो बस में बैठकर घर वापस जा रहा है। रात काफ़ी होने के कारण बस में कुछ ही पैसेंजर हैं, जिनमें केवल एक आदमी और एक लड़की है। थोड़ी देर बाद कुछ नशेड़ी हुड़दंग मचाते हुए बस में सवार हो जाते हैं। वो बेवड़े बस में सबसे पहले उस आदमी को परेशान करते हैं। वो पैसेंजर हच की ओर मुड़कर देखता है और नशेड़ी गंजेड़ियों का पलड़ा भारी देख पतली गली से चुपचाप निकल लेता है, ये सोचकर कि ये बुढ़ऊ मेरी क्या मदद करेगा। पर यहाँ मामला कुछ और ही था, क्योंकि उस आदमी के जाने के बाद जब वो गुंडे उस लड़की को छेड़ने लगते हैं तो बस में सबसे लास्ट रो में बैठा हच थोड़ी देर तक चुपचाप ये सब होते हुए देखता है। फिर अनायास ही उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी और संतुष्टि का एहसास छलक जाता है, क्योंकि अब उसे बरसों पहले भुला चुके हच को फिर याद करने का उचित अवसर प्राप्त हो गया है। और वो मन ही मन कह रहा है कि आज ये बच्ची सुरक्षित घर पहुंच पाएगी और ये बेवड़े हॉस्पिटल। बस फिर क्या था, वो सीट से उठता है और उनके सामने से निकल जाता है, मानो वो भी पतली गली पकड़ के निकल रहा हो। पर इन बेचारे बेवड़ों को क्या पता था कि वो बस का गेट बंद करने के बाद उनका ही गला पकड़ने वाला है। हच को देखकर उनमें से एक बोलता है, अरे बुढ़ऊ, तू अब तक यहाँ क्या कर रहा है? तो वो जवाब देता है कि आज मैं तुम लोगों की बैंड बजाने वाला हूँ। ये सुनकर सब उस पर हंस पड़ते हैं। इसी बीच हाथापाई शुरू हो जाती है और हच सबको चुन चुन के मारता है और अपना वादा पूरा करते हुए लड़की को भाग जाने को कहता है और गुंडों को अधमरा छोड़ के निकल जाता है। अपने बरसों पहले रूप में वापस आकर हच काफ़ी अच्छा महसूस करता है और चुपके से घर में आता है, पर उसकी बीवी जाग रही होती है। हच के जख्मों पर मरहम लगाते हुए दोनों के सामने बीते समय की यादें ताज़ा हो जाती हैं। अब फिल्म में एंट्री होती है रशियन गैंगस्टर यूलियन की, जो गैर कानूनी धंधा करने वाला सनकी शख्स है, जिसे नाचने गाने का शौक है। वो अपने क्लब में पहुंचने के साथ ही ठुमके और गाने गाता है।
और फिर अपने बिजनेस पार्टनर्स से बातों में मसरूफ़ हो जाता है। इसी बीच एक कॉल आता है। यूलियन हॉस्पिटल पहुंचता है। वहां उसका भाई लहूलुहान बेड पर पड़ा है। यूलियन पूछता है उसके छोटे भाई की बैंड किसने बजाई, तो उनमें से एक यूलियन को हज का डेबिट कार्ड देता है जो बस में हाथापाई के दौरान गिर गया था। अगली सुबह हज काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा है। सुबह के नाश्ते पर वो अपने बेटे की बहादुरी की तारीफ भी करता है। एकाएक फ़ोन बज उठता है। हज फ़ोन उठाता है तो उधर से यूलियन के गुर्गे की आवाज़ आती है। यूलियन से पंगा लेना हज की बहुत बड़ी भूल बताकर उसको अंजाम भुगतने की धमकी देता है, पर बात पूरी होने से पहले ही हज फ़ोन काट देता है और अपने ऑफिस चला जाता है। ऑफिस में उसे एक अननोन नंबर से मैसेज आता है कि बार्बर शॉप में मिलो, तुम्हें पछतावा नहीं होगा। हज ऑफिस से सीधा बार्बर शॉप पहुंचता है। यहाँ हमें हज के अतीत के बारे में पता चलता है कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेंड असैसिन था जो कि खूंखार अपराधियों का सफाया करता था। बार्बर शॉप में ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से उसे यूलियन का पूरा बायोडेटा मिल जाता है। उधर डेबिट कार्ड की मदद से यूलियन को हज के पिता डेविड का एड्रेस मिलता है, पर यह उसके लिए काफ़ी नहीं था, इसलिए वो हज की पूरी कुंडली निकलवाता है और अपने गुर्गों से कहता है कि उसे हज जिंदा चाहिए। अगले सीन में हज अपनी फैमिली के साथ डिनर टाइम एंजॉय करता है और बोलता है कि क्यों ना हम इन गर्मियों की छुट्टियों में इटली चलें। इस बात पर उसकी फैमिली खुशी से चहक उठती है। इतने में यूलियन के गुर्गे हज को पकड़ने उसके घर पहुंच जाते हैं और हज उन्हें आते हुए देख लेता है। खतरे को भांपते हुए वो पूरी फैमिली को बेसमेंट में ले जाके बोलता है 911 पर कॉल मत करना, और बेसमेंट लॉक कर देता है। फिर वो घर का मेन स्विच ऑफ कर देता है। यहाँ पर फिल्म का एक और धांसू एक्शन सीन होता है। यूलियन के गुर्गे हज को पकड़ने घर में घुस जाते हैं, लेकिन हज अंधेरे का फ़ायदा उठाकर उनको यमलोक का रास्ता दिखा देता है। आखिरकार एक गुंडा पीछे से हज को तेज कर देता है और गाड़ी की डिक्की में भर के यूलियन के पास ले जाता है, पर रास्ते में हज को होश आ जाता है और वो डिक्की में रखे फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से बैक सीट को खोल के पूरी कार में एक्सटिंग्विशर छोड़ देता है। कुछ ना दिखने के कारण गाड़ी पलट जाती है। हज को छोड़ के सब मर जाते हैं। बड़ी सख्त जान है। खैर आगे बढ़ते हैं। हज घर वापस जाता है और अपनी फैमिली को सेफ जगह भेज देता है। उनके जाने के बाद वो गाना लगाकर लॉकर से अतीत में कमाए हुए गोल्ड बार्स लेता है, पैक बनाकर आराम से बैठ जाता है और सामने बैठे मतलब पड़े हुए अधमरे गुर्गों को एलन नाम के एक शख्स के बारे में बताता है जिसने इटली में यूएस मिलिट्री बेस से $3 मिलियन उड़ा लिए थे, जिसका काम तमाम वो करने ही वाला था, पर एलन गिड़गिड़ाकर जान की भीख मांग रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास था। उसकी बात पर विश्वास करके हज ने उसको बख्श दिया था। 1 साल बाद हज को पूरा शक था कि वो फिर से अपने पुराने नक्शे कदम पर चल रहा होगा, पर उसका शक बिल्कुल गलत निकला। इसके उलट वो अपनी बीवी, 2 बच्चे और एक डॉगी के साथ एक साफ़ सुथरी 9 से 5 की जॉब और आम जिंदगी जी रहा था। और सबसे ख़ास बात कि वो खुश था। एलन को खुश देखकर हज भी ऐसी लाइफ जीना चाहता था। उसने अपना ये काम छोड़ दिया और जो सोचा उससे भी ज़्यादा पाया। वो खुश था, पर शायद जितनी ज़रूरत थी वो उससे भी ज़्यादा कोशिश कर बैठा था। इतनी कहानी सुनने के बाद वो देखता है कि जो बेचारे अधमरे गुर्गे थे वो भी लुढ़क चुके हैं। तभी उसे सोफे के नीचे पड़ा अपनी बेटी का किटी कैट ब्रेसलेट भी मिल जाता है। फिर वो अपने पूरे घर को आग लगा देता है और जाते जाते पलट कर देखता है तो उसे अपने उद्दंड पड़ोसी की कार पर नज़र पड़ती है। फिर क्या था, हज की आंखों में चमक और मन में कार की पिकअप स्पीड जानने की तीव्र इच्छा जागृत हुई और अगले ही पल वो इसकी पूर्ति करते हुए यूलियन के नाइट क्लब की ओर प्रस्थान करता है। अगले सीन में यूलियन के 2 गुर्गे हज के डैड का सफाया करने ओल्ड एज होम पहुंचते हैं, पर हज के डैड तो सुपर डैड निकले। उल्टे ही उन दोनों को ही यमलोक का टिकट कटा दिया। इधर हज घर सुहा करके सीधा अपने ऑफिस पहुंचकर ससुर जी के सामने गोल्ड बार्स पटक के कहता है ये जगह मैं खरीद रहा हूँ। उसके साले साहब आनाकानी करते हैं तो हज उसको एक पंच में समझा देता है। दूसरी ओर यूलियन को न्यूज़ से पता चल जाता है कि हज उसके हाथ से निकल गया है, तो वो कॉल करके सारे गुर्गों को नाइट क्लब बुला लेता है। हज भी यूलियन और उसकी गैंग के निपटारे के इंतजाम में जुट जाता है और पूरे ऑफिस में चारों ओर खतरनाक जाल बिछाकर अपने भाई को प्लान में शामिल करता है। पर उसका भाई सनकी यूलियन के लफड़े में नहीं पड़ना चाहता क्योंकि वो अंडरग्राउंड है, पर हज का इरादा पक्का है और वो अपने प्लान के मुताबिक आगे बढ़ता है। सब सेट करके हज यूलियन की लंका लगाने उसके क्लब जाता है। वहाँ यूलियन गाना गाने में मगन रहता है और गाना खत्म होने से पहले ही हज सारे सिक्योरिटी को भेजते हुए आधे से ज़्यादा लोगों को ऊपर पहुँचा देता है और यूलियन के सारे पैसों को राख के ढेर में बदल देता है। गाना खत्म होते होते हज यूलियन के सामने बैठकर गाने और खाने दोनों का मज़ा लेता है। गाना खत्म होता है, यूलियन हज को सामने देख आग बबूला हो जाता है। सारे मतलब बच्चे कुचे गुर्गे हज को घेर लेते हैं, पर हज टेबल पर रखे बॉम्ब के दर्शन कराकर यूलियन से आमने सामने बात करता है। हज यूलियन से बोलता है देखो तुमने मेरा नुकसान किया, मैंने तुम्हारा। अब या तो तुम मेरे पीछे आओ और मेरा सफाया करने की कोशिश कर लो, या हम दोनों अपने अपने रास्ते अलग कर लें और कभी एक दूसरे को शक्ल ना दिखाएं।
फिर हज क्लब के बाहर गाड़ी में बैठकर यूलियन के फैसले का इंतजार करता है। आखिरकार यूलियन अपने बचे कुचे गैंग के साथ हज को नीस्तेनाबूद करने उसके पीछे आता है और यहाँ फिल्म में कार चेस शुरू होती है जो कि हज के ऑफिस के सामने ख़त्म होती है। यहाँ वो देखता है कि उसके डैड और भाई यूलियन गैंग के स्वागत करने के लिए दम साधे खड़े हैं। फिर हज अंदर चला जाता है, पर जब यूलियन के लोग अंदर घुसने लगे तो उनका स्वागत सत्कार गोलियों की बौछार और हज के फैलाए जानलेवा जाल से होता है और घमासान शुरू हो जाता है यूलियन गैंग और हज फैमिली के बीच। फुल ऑन एक्शन के बाद इधर यूलियन के सारे गुर्गे साफ हो जाते हैं और उधर हज फैमिली के पास गोलियां। आखिरकार हज यूलियन की गोली से घायल हो जाता है। मौका पाकर तीनों आड़ में छुप जाते हैं। अब हज अपना आखिरी दांव खेलते हुए बुलेट प्रूफ शील्ड में बॉम्ब लगा के यूलियन की ओर दौड़ जाता है। अनन फानन में यूलियन उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगता है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, हज उसके करीब पहुंचने में कामयाब हो जाता है और बॉम्ब डेटोनेट कर देता है। इस धमाके के साथ यूलियन का अंत होता है। इतना सब हो जाने के बाद हज बेका के लिए वॉइस मैसेज देता है जिसमें वो फिर से सब कुछ ठीक कर देने की बात बोलता है। यहाँ से फिल्म सीधा पहले वाले सीन में आ जाता है जिसमें दोनों इन्वेस्टिगेटर उससे पूछ रहे हैं कि वो कौन है और जवाब मिलता है नोबॉडी, और इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं। उसी क्षण दोनों इन्वेस्टिगेटर के पास एक साथ कॉल आता है और हज छूट जाता है। फिर 3 महीने बाद दिखता है कि हज और बेका नया घर देखने आए हुए हैं और इतने में ब्रोकर के फ़ोन पर हज के लिए कॉल आती है। कॉल के बाद दोनों ब्रोकर से पूछते हैं क्या इस घर में बेसमेंट है, और फाइनली इस सीन पर नोबॉडी फिल्म का दी एंड हो जाता है। इस एक्शन पैक्ड फिल्म को IMDb में 7.4 आउट ऑफ 10, रोटेन टोमेटोज़ में 82 और मेटाक्रिटिक में 63 रेटिंग्स मिली है। आगे भी इसी तरह फिल्म की स्टोरीज सुनते रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।